केस में भी मीडिया ट्रायल का भी एक परिणाम रहा। जब अतीक अहमद को ले जाया जा रहा था, वो मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा था, तो मेडिकल चेकअप के लिए उसे क्या रुकने की जरूरत थी? किस सोर्सेस से ये सूचना दी गई कि वहां मीडिया पहुंच जाए? क्यों मीडिया पहुंच गई? कन्विक्टेड था, अपराधी था। अब वो सांसद की गरिमा में तो नहीं थे, वो विधायक की गरिमा में तो नहीं थे कि साहब उनके एक विधायक जी का लेना है इंटरव्यू। फिर रात के 10:30-11 बज रहे थे और वहाँ पर मीडिया के सामने खड़े हो रहे हैं, पुलिस उन्हें खड़े होने की छूट दे रही है, वो रुक रहे हैं, पुलिस चाहती सीधे ले जाती, सीधे ले आती। ये जो बिग ब्रेकिंग ब्रेक करने की जो परिपाटी हमारी मीडिया में चल पड़ी है, वो भी कई चीज़ों के लिए बहुत जिम्मेदार है। वो भी बहुत जिम्मेदार है कि जो बिग ब्रेकिंग करने की जो आदत पड़ गई है कि बिग ब्रेकिंग करेंगे, इस तरह से करेंगे, वो भी देश के आगे भविष्य के लिए हितकारी नहीं है। और इस घटना में तो पत्रकार बदनाम हो गया, हमारी मीडिया बदनाम हो गई। सबसे बड़ी बात, चौथा स्तंभ बदनाम हो गया। उस पर लोग अब भरोसा नहीं करेंगे, लोग ऐसा आईडी पे भरोसा नहीं करेंगे, लोग कैमरे पे भरोसा नहीं करेंगे, उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि पुलिस को तलाशी लेनी चाहिए थी, सर्च लेनी चाहिए थी मीडिया। तो देखिए साहब, मीडिया इतनी बड़ी पावरफुल है देश में कि अगर लोग उसकी, पुलिस वाले खासकर, अगर उसकी तलाशी लेने लगे, उसकी सर्च लेने लगे, तो उनका ईगो हर्ट होता है। अगर कोर्ट के अंदर वकील की तलाशी लेने लगते हैं तो हड़ताल कर देते हैं लोग, पुलिस को नजरअंदाज करते हैं। मेरे केवल जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अलावा और कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रयास करते हैं पूरा चेकिंग करने का, लेकिन कई बार इस बात का पुलिस और वकीलों में क्लैश हो जाता है। ये कैसे मेरी तलाशी लोगे, कैसे मेरी गाड़ी सर्च कर रहे हो, कैसे मेरा ये कर रहे हो, मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का वकील हूँ, तुम्हें पता नहीं, इतने साल से वकालत कर रहा हूँ, तुम यहाँ चौकी इंचार्ज अब आए हो, तुम अभी आए हो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ, मैं यहाँ हूँ, क्या हूँ। तो ये ईगो जो हर्ट होता है, उसकी वजह से भी सिक्योरिटी लैप्सेस। सर वही मीडिया तो पुलिस पे सवाल उठा रही कि भाई पुलिस क्या कर रही थी। आपको क्या लगता है, क्या 40 सेकंड में इतनी जल्दी पुलिस कुछ कर सकती थी? नहीं, फायरिंग, काउंटर फायरिंग हो सकती थी, क्रॉस फायरिंग हो सकती थी, ऐसी बात नहीं है। हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। जो भी होता वो तो परिस्थितियों, वो भागते तो होती, लेकिन वो हाथ ऊपर करेंगे तब तो गोली नहीं चलाएंगे। पुलिस को गोली चलाने का साफ आदेश होता है कि आप पहले पैरों में गोली मारेंगे। अगर भाग रहा व्यक्ति तो भी पैरों में ही गोली मारेंगे, गिरा लेंगे उसे, ऊपर मारने का आदेश नहीं होता है। लेकिन वो तो उन्होंने ऊपर, एक तो लेट गया, एक तो वहीं लेट गया, एक ने ऊपर हाथ खड़े कर दिए रिवॉल्वर फेंक के, तो सरेंडर हो गए। फिर गोली चलाने की, और ना गोली चलाना भी अच्छा ही रहा, जिंदा पकड़े गए। जिंदा पकड़ेंगे तो कई राज गहराएंगे नहीं तो कई राज गहरा जाते, कई राज खुलने से रह जाते, ये अवस्था हो जाती है। राज खुलने चाहिए, और उन्हें भी मीडिया में क्या आगे ब्रीफिंग देने, आप कोर्ट में हैं, आपका ट्रायल चल रहा है। अतीक ने कभी सोचा होगा, जिस मीडिया का कल तक वो धन्यवाद कर रहा था कि आपकी वजह से ही मैं बचा हूं, कभी सोचा हुआ था कि वही मीडिया उसकी मौत का कारण बनेगी? हाँ, तो ये बोलना भी उनके लिए घातक हो गया होगा। लोगों को लगा होगा मीडिया पे बहुत भरोसा करते हैं, लाओ इन्हें मीडिया बन के चले जाते हैं। ये भी तो हो जाता है, इनके साथ सारे काम उल्टे पड़ जाते हैं इनके द्वारा। इनके अखिलेश यादव ने कहा राजूपाल हत्याकांड हो रहा, रोड पे गोलियां चल रही, रोड पे मारे जा रहे हैं, रोड पे पुलिस वाले मारे गए, रोड पे मारे जा रहे हैं, रोड पे हत्या हो रही, CCTV कैमरे में आ रहे हैं, हत्यारे दिख रहे हैं, हत्यारे साफ दिख रहे हैं, सब सामने दिख रहा है। योगी जी की विधानसभा चल रही थी, योगी जी विधानसभा में खड़े हुए, ठीक है ये सब हो रहा है, मैं हत्यारों को, अपराधियों को, माफियों को मिट्टी में मिला दूंगा। उन्होंने मिट्टी में मिलाने की बात कह दी, कहनी पड़ी उन्हें। अब मिट्टी में मिलाने कहनी तो मिट्टी में तो मिलाना पड़ेगा, मिट्टी में तो मिलाने की जिम्मेदारी बन गई उन पर। कराने वाला कौन? अखिलेश यादव जी ना बोलते ऐसा, वो भी ऐसा ना बोलते। जैसा चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था, मेंटेन था। अपराध बढ़े तो अपराध रोकने का काम तो मुख्यमंत्री का है, उन्हें करना पड़ेगा। उनकी पार्टी का नारा है भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे, तो भय मिटाएंगे तभी तो भय मिटेगा। ये तो आवश्यक हो जाता है ना उनके लिए करना। लेकिन वकील साहब, सरकार की तो जवाबदेही बनेगी, क्योंकि कोर्ट ने तो अभी रक्षा में दिया हुआ था अतीक अहमद को, सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब तगड़ा देना पड़ेगा, मानव अधिकार आयोग को जवाब देना पड़ेगा, राज्य मानव अधिकार को जवाब देना पड़ेगा, नेशनल मानव अधिकार को जवाब देना पड़ेगा, जुडिशियल इंक्वायरी में जवाब देना पड़ेगा, और आगे की इंक्वायरी सेटअप हुई, सब जगह जवाब देना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही सरकार की बनती है। नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, लेकिन सवाल उठाने से, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जिम्मेदारी के साथ जवाब देना पड़ेगा। कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें
नुकसान हो भी जाता है कई बार सरकार को ऐसे एनकाउंटर से। इसमें ये भी इस दिल्ली के एसीपी प्रकरण हुआ था पीछे जो हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, एनकाउंटर करने वालों को सजा हो गई थी। इस तरह से ये मतलब राजनीति से प्रेरित कभी भी। और सबसे बड़ी बात, राजनेताओं को इस बात से भी बचना चाहिए कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, पक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे मीडिया हो चाहे विपक्ष हो, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी से घृणा नहीं, अपराध से घृणा करो। और अपराधी की कोई जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, वो अपराधी होता है। अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद ने अपने ही समाज के, अपने ही मुस्लिम समाज के लोगों की हत्याएं की। कितने लोग वहाँ इस बात को बोल रहे हैं मीडिया के सामने। और जो राजूपाल हत्याकांड हुआ, वो विधायक का चुनाव लड़ा, उनके अगेंस्ट लड़ा, उनके अशरफ के, और वो जीता। इसका मतलब लोगों ने उन्हें बाइकाट किया। इसका मतलब अपराधी कभी किसी का नहीं होता है। अपराधी ना पुलिस का होता है, ना जज का होता है, ना वकील का होता है। उसके अपराध की प्रवृत्ति होती है, ना वो किसी जाति, समाज, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय का होता है। अपराध की प्रवृत्ति उसकी होती है, मेंटल टेंडेंसी होती है। उसको तोड़ा तभी जा सकता है जब वो मुख्य धारा में जुड़े। मुख्य धारा में जुड़ता है तो उसमें जरूर परिवर्तन भी आता है, बदलाव भी आता है। एनआईए की जांच कितनी जरूरी मानते हैं इस केस में? एनआईए की इसलिए जांच जरूरी है क्योंकि इसमें बाहर से हथियारों की बात आई है। जो हथियार हैं बाहर से हैं, और अतीक अहमद को भी बाहर ले जाया जाना था। पंजाब में द्रोण से आते थे, उस पर हथियार आते थे और हथियार आए हैं। पंजाब में उसकी ज़रूरत थी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। राजूपाल हत्याकांड में भी जो हथियार प्रयोग के वो भी बाहर के थे, ये हथियार भी बाहर के थे, विदेशी थे, इस तरह के थे, काफ़ी इफेक्टिव हथियार थे। तो इनके लिए एनआईए जांच हो कि किस तरह से आ रहे हैं, वो कौन भेज रहा है, वो कौन ताकतें भेज रही हैं, वो कहाँ से बन के आ रहे हैं, सोर्स ऑफ क्या है, कौन रिसीव करता है, कौन सप्लाई करता है, कौन बाहर देता है। इससे तो बड़ा नुकसान होने वाला है देश के लिए। तो इसलिए एनआईए उसमें उच्च स्तरीय जांच करे, भारत सरकार भी जांच करे, गृह मंत्रालय भी जांच करे। सभी एजेंसियां हैं कि इसलिए इसी दिन के लिए तो हैं कि वो पूरी इफेक्टिव तरीके से जांच करके आगे रिपोर्ट दें, जिससे वो मौत घर देख गई, कहते ना मर गया उसको नहीं रो रहे, मर गया वो तो मर गए, वो मर गए दो, उसको नहीं रो रहे, मौत घर देख गई। ये कहावत है ना, मौत घर देख गई। कहाँ से सिलसिला शुरू हो गया, कहाँ से राजूपाल हत्याकांड में जो असला प्रयोग हुए वो कहाँ से आए, कहाँ से अतीक और अशरफ की हत्या में जो आर्म्स प्रयोग हुए वो कहाँ से आए, वो कौन भेजने वाला है, उन पर क्या प्रतिबंध लग पा रहा है, उसके लिए भी काम करना चाहिए। वकील साहब, जिन लोगों ने मर्डर किया, ये भी सवाल जानना चाहूंगा। वो लोग कह रहे कि उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। अब उन पे क्या सजा बनती है? नहीं, उनका इनकाउंटर क्यों होना चाहिए? फिर तो क्या बदले की भावना, फिर यही होना चाहिए। फिर अरशद का भी सही हो गया। फिर अरशद का कैसे विरोध? फिर तो राजूपाल की हत्या हुई तो उनका उसको हो गया, फिर इनकी हुई तो इनका कर दो, फिर इनको जो मारे फिर उसका कर दो। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का सिद्धांत नहीं चलता है। जियो और जीनो दो का सिद्धांत चलता है। जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत चलता है। जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। आंख के बदले आंख, एक आंख ने उसने फोड़ी, हमने उसकी दूसरी फोड़ दी। दांत के बदले दांत, मर्डर के बदले मर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं कहता, ये तो हमारा भारत का संविधान नहीं कहता। इस तरह से तो नहीं चलना चाहिए। वो लोग हैं जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, फिर उन्हें याद करना चाहिए फिर राजूपाल हत्याकांड का क्या हुआ, फिर और जितने केस थे 100 के, उनके क्या, फिर वो भी कहेंगे कि हम तो फिर तो अतीक अहमद तो एक था, केस तो बहुत थे, अशरफ तो एक था, केस तो बहुत थे, असद तो एक है, केस तो बहुत हैं। फिर तो मारने वाले कम पड़ जाएंगे, मारने वाले ज़्यादा पड़ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? पुलिस जांच करेगी, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, न्यायाधीशों की निगरानी में जांच होगी। जो न्यायाधीशों की निगरानी में जांच होगी तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसमें कोई शक नहीं है, किसी तरह का नहीं है। लेकिन मीडिया का भरोसे का खून उठा है लोगों का। मीडिया को प्रयोग नहीं करना चाहिए था, आईडी प्रयोग नहीं होनी चाहिए थी, कैमरा नहीं प्रयोग होना चाहिए था। और इस सार्वजनिक रूप से मीडिया को भी वहाँ जाने से बचना चाहिए था। पर उनमें से भी कोई आहत हो जाता, उनके भी तो बच्चे हैं, उनका भी तो परिवार है, उनमें से भी आहत हो सकता था। और पुलिस वाले भी आहत हो सकते थे। इतने अच्छे आधुनिक हथियार थे तो पुलिस वाले जो पास में थे वो भी उनकी हत्या, फिर तो क्या फर्क था? फिर तो ये करना चाहिए था बचाव के लिए। तो अपनी बचाव के लिए भी ऐसे मुलजिमों को इस तरह से मीडिया के सामने, आपने देखा एक शुरू में जब पहली बार अतीक साबरमती आश्रम की जेल से लाया गया तो किसी ने तो उसकी गाड़ी के कैनवस जो लगा हुआ, तिरपाल लगा हुआ था, उसमें से आईडी घुसेड़ दी। उसमें आईडी तो बोला लेट तक दिखाया गया। हाँ, जो लेट तक की, हमें झांसी में मिल गया, हमें रास्ते में मिल गया, पीछे पीछे भाग रही मीडिया, पीछे पीछे दौड़ रही है। क्या मतलब है आपका? अरे उनके एडवोकेट से बात करो, उनसे क्या मतलब, अपराधियों से क्या बात करके कहेंगे? और फिर कई खबरें चलती हैं, मेरा शेर बेटा है,
ये नहीं हो सकता, कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं मार सकता, अब पैनिक बना देते हैं और उसकी वजह से सब हो रहा है, हो जाता है। उसे भी अपने उस कार्य पे पश्चाताप होना चाहिए, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए पश्चाताप करना चाहिए, मेरे से गलती हुई। और लोगों ने तो सिर माथे उठाया, लोगों ने सांसद भी बनाया, देश की बड़ी पंचायत में भेजा, विधायक बनाया, विधानसभा में भेजा, 5 बार विधायक बनाया उस प्रयागराज की धरती ने। लेकिन उसी प्रयागराज की धरती में उसका समाप्त हो गया, उसके आतंक का अंत हो गया। 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे ऑब्जर्वेशन होम में हैं, 1 बेटा मारा गया। शाइस्ता परवीन वांटेड है, 50,000 का इनाम है, वो अपने बच्चे को मिट्टी भी नहीं दे पाया, अपनी कंधा भी नहीं दे पाया, अपनी आखिरी रस्म भी नहीं कर पाया, अपनी जो कहते हैं सुपुर्दे खाक एक लास्ट रिचुअल्स होता है, उसमें भी भाग नहीं ले पाया। उसके लिए तो दुखद भी है, मानव अधिकारों के आधार पर भी दुखद है। लेकिन व्यक्ति में अपने में बदलाव लाना चाहिए। आग जहाँ से शुरू करती है वहीं पर पहले ख़त्म करती है। आदमी को ध्यान रखना चाहिए, जब आप इस चीज़ को करते हैं तो आप में ये सोच लेना चाहिए कि ऐसा अगर हो रहा है, अगर मैंने शुरू किया है, ये तो बहुत कम मामले होते हैं जिसमें कोई अपराधी खुद डॉन बने, खुद माफिया बने, फिर अपने बेटे को उतारे, फिर बेटों को उतारे, फिर दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, 5वां बेटा, पत्नी, भाई, सबको उसी में झोंक दे। तो बात नहीं है, ये तो बहुत कम लोग करते हैं ऐसा, बहुत मजबूरी में करते हैं। अपराधी मजबूरी में बनना चाहिए। अगर आप शौक में अपराध को पकड़ेंगे, अपराध को प्रोफेशन की तरह मानेंगे कि नहीं अपराध करना मेरा प्रोफेशन है, तो ये देश लॉ एंड ऑर्डर का है। मुख्यमंत्री इतना कोई कमजोर नहीं है प्रदेश का, इतना कमजोर कोई मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और डीजीपी और आईजी कमजोर नहीं है जो आपकी आपराधिक प्रवृत्ति को खुलेआम बढ़ने दें। बिल्कुल खुलेआम नहीं। आपने कहा कि कोई मुख्यमंत्री इतना कमजोर नहीं है, आपको नहीं लगता 2023 का सबसे बड़ा शूट आउट हुआ है? कानून व्यवस्था के लिए यूपी जाना जाता था, योगी जी जाना जाते थे। आपको नहीं लगता कि ये बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं योगी जी के लिए है? क्योंकि इस बार विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है, पूरा का पूरा विपक्ष एक्टिवेट हो गया। कोई कह रहा है कि जंगल राज है, कोई कह रहा है कि गुंडा राज है। तो जंगल राज को कैसे बचाएंगे? जंगल में घुसेंगे, शेरों को पकड़ेंगे, शेरों को मारेंगे, जंगल को साफ करेंगे, जंगल को शुद्ध बनाएंगे, जंगल को पवित्र बनाएंगे, कीड़े मकोड़ों को भी मारेंगे, बड़े जानवरों को मारेंगे। शूट आउट जरूर 2023 का पहला है, लेकिन इस देश में महात्मा गांधी की भी हत्या हुई। एक तबका वो भी है जो महात्मा गांधी के हत्यारों को भी सम्मान दे रहा है, एक तबका वो भी है। इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई, एक तबका वो भी है जो इंदिरा गांधी के हत्यारों को भी पंजाब में खालिस्तान में सम्मान दे रहा है। राजीव गांधी जी युवा तुर्क प्रधानमंत्री थे, उनकी भी बर्बरता के साथ हत्या हुई। इसी पेरम्बदूरपुर में हुई, इसी साउथ में हुई, इसी देश के एक हिस्से में हुई। और कुछ लोग उनके हत्यारों को भी महिमा मंडित कर रहे हैं, जेल से छूटने के बाद गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। इस देश में गोधरा प्रकरण भी हुआ, कुछ लोग उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। इस देश में मुख्यमंत्री बेंत सिंह की भी हत्या हुई, कुछ लोग उनकी हत्यारों को भी सम्मानित कर रहे हैं। आज भी पंजाब में हत्याएं होती हैं, उत्तर प्रदेश में हत्याएं होती हैं, दिल्ली में हत्याएं होती हैं, कुछ लोग उनकी हत्यारों को भी सम्मानित कर रहे हैं। ये चीज़ है, अपराध जहाँ से शुरू होता। फूलन देवी हत्याकांड देखा आपने, फूलन देवी ने 17 राजपूत और सभी धर्म जातियों के लोगों को, केवल राजपूत नहीं, सभी जाति के, मुझे बाद में पता चला सभी जाति के लोगों की हत्या की, उसमें सभी जाति के लोग शामिल थे। लेकिन उसका भी अंत हुआ और फूलन देवी का भी अंत हुआ। दस्यू में कितने गुंडे, कितने डकैत, कितने चले, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे हत्याएं होती हों। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह ने भिंड, मुरैना, उस तरह ग्वालियर बेल्ट संभाग था, उसमें से कितने डकैतों को, कितने बड़े बड़े डकैतों को सरेंडर करा दिया, आत्मसमर्पण करा दिया, हथियार लेके सरेंडर हो गए पूरी तरह से। झारखंड में आप देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं, कितने नक्सलाइट सरेंडर होते हैं, मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं। मुख्य धारा में जोड़ने की प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए, उसमें कोई कमी आनी नहीं चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति को ख़त्म करना है, अपराध से घृणा करना है, अपराधी से नहीं घृणा करना है। अपराधी की विचारधारा को देखिए, वो अपराधी क्यों बना, वो अपराध की तरफ क्यों जा रहा है, वो अपराध को क्यों प्रोफेशन बना रहा है, उसकी इस प्रक्रिया को तोड़ना है, इस नेक्सस को तोड़ना होता है पुलिस का काम। और उसमें कई बार पुलिस सफल होती है और कई बार पुलिस को इस तरह के जुडिशियल कस्टडी के भी मामले सामने देखने पड़ते हैं, जो कि मानवाधिकारों का हनन है। और इसके लिए मानवाधिकार आयोग भी जांच करेगा,
उत्तर प्रदेश का मानवाधिकार भी जांच करेगा और यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी जांच करेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बात आएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीज़ें जांच होंगी, सो मोटो भी ले सकती हैं कोर्ट, उसको उस नज़रिए से भी देखेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है माननीय योगी जी ने, जिससे कि लगभग सभी के मुंह बोलने को तो बोलेंगे बंद हो गए। अभी रामगोपाल यादव जी का ट्वीट हमारे कोई पत्रकार दिखा रहे थे कि इसमें ऐसा हुआ है, लेकिन वो ट्वीट में अगर राजूपाल हत्याकांड का भी विवरण करते, अगर बिखरू हत्याकांड में मारे गए उन पुलिस वालों की भी परिवारों की बात करते, जो 8 पुलिस वाले मारे गए, जिसमें कितनों के विधवाएं हो गई, कितनी भाई बहनों के भाई चले गए, कितनों के पिता चले गए, कितनों के पुत्र चले गए, कितनों के भाई चाचा ताऊ सब रिश्ते होते हैं वो चले गए। राजनीति करने के लिए रोजगार से लड़ें, राजनीति के लिए स्वास्थ्य के लिए लड़ें, राजनीति के लिए शिक्षा से लड़ें, शिक्षा व्यवस्था पर लड़ें, रोजगार पे लड़ें, स्वास्थ्य पर लड़ें, इन बातों के लिए लड़ें। लेकिन आप भय का वातावरण कर अपराधियों को महिमा मंडित करने लगेंगे, आप अपराधियों को इसलिए महिमा मंडित करने लगेंगे कि वो किस धर्म के थे, किस जात के। हाथरस प्रकरण आपने देखा, कुछ राजपूत लोग सीधे यही कहते थे राजपूतों का, लेकिन न्याय मिला ना, हमें न्याय मिला। हम कह रहे थे नहीं ये जातिगत मामला नहीं है, ये गैंग रेप नहीं है, रेप नहीं है, मर्डर नहीं हुआ ना, जीते ना, हम सफल हुए ना, अदालत से न्याय मिला ना हमें। स्वामी चिन्मयानंद में शिकायत करता जेल गई ना, वहां बंद हुई ना, बरी हुए ना, बाइज्जत हुए ना। राममूर्ति वर्मा सपा के सांसद थे, कद्दावर सांसद थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे राममूर्ति सिंह वर्मा, शाहजहांपुर से थे, उसमें न्याय मिला ना हमें, जस्टिस मिला, झूठा केस साबित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से हम जीते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम जीते, सफलता हुई है, उसमें मिले हैं। तो हमें न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को ये सोच के चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश या देश सबका है, केवल मोदी का ही देश नहीं है। मोदी भी एक दिन चले जाएंगे, योगी जी भी एक दिन चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश वहीं रहेगा, देश वहीं रहेगा, देश बढ़ता रहेगा, देश बढ़ता रहे, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ता रहे, कानून की सुरक्षा बनी रहे, लोगों में भय व्याप्त आम आदमी में नहीं हो, आम आदमी भय मुक्त हो, अपराधी में भय हो, अपराधी डरे, अपराधी भय के साथ रहे, अपराधी में सुधार आए, अदालत पे भरोसा कर लोग रखें, जुडिशियल कस्टडी में हत्याएं ना हो, एनकाउंटर ना हो, जिंदा पकड़े जाएं, साबित हों, सिद्ध हों, कठोर दंड मिले, छूट ना पाए। 100 से अधिक केस क्यों लग पाए? कौन लोग थे पोषित करने वाले अतीक अहमद को? कौन से राजनीतिक दल थे जिन्होंने अतीक अहमद को पोषा, पाला? कैसे एक केस के बाद 100 से ऊपर केस कैसे पहुंच गए? पहली बार में ही क्यों नहीं उसके साथ कठोर दंड दिया गया? इसका मतलब आप पाल रहे थे, आप पोष रहे थे। फिर तो कोई ना कोई तो फिर निकल ही आता है। अगर वो चाहे शोहरत में निकल आया, चाहे शोहबत में निकल आया, फिर कैसे आप करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं जैसी करनी वैसी बननी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आसमानी फैसला है। हाँ, आसमानी फैसला तो क्या है, जीवन और मृत्यु तो देखिए भगवान का है, जीवन वही लेता है वही देता है, उस पर तो भरोसा करना पड़ेगा। रमज़ान का महीना चल रहा है, पवित्र पाक महीना है रमज़ान का, उसमें उनकी मौत हुई है, सारे लोग अच्छी जगह पहुँचेंगे, अगला जीवन सुधारेंगे, अगला जीवन परिवर्तन करेंगे। पिछला जीवन तो क्राइम का रह गया, माफिया का रह गया, डान का रह गया, बदमाशी का रह गया, सबका रह गया। अगला जीवन अच्छा हो और मानवता भलाई के काम करें, एक अच्छे शहरी की तरह एक अच्छे जीवन गुजारें। यही है, जो हो गया वो तो हो गया, जांच का विषय है, जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और एनआईए जांच हो जैसा कि विषय है तो उसमें अच्छी है, जिससे कि हमारे हथियार आने हैं, पंजाब से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वहाँ कौन दे रहा है, कौन बाहर का दे रहा है, उस पर सारा पर प्रतिबंध लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने।